नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और बीजेपी की जिस लिस्ट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, आज वो लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। जी हां, बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी के 13 कैंडिडेट इसमें बनाए गए हैं और कुल 111 प्रत्याशियों के नाम इसमें जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़े चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि इस लिस्ट में ऐसे कई बड़े दिग्गज जो नेता थे उनके टिकट भी काट दिए हैं। चाहे बात वरुण गांधी की कर ले या फिर राजेंद्र अग्रवाल की बात कर ले, जो मेरठ से मौजूदा सांसद है। और तमाम ऐसे नाम सामने आ रही है जिनके टिकट इस बार काटे गए हैं। किस तरह का फॉर्मूला इस बार यूपी में और अलग अलग राज्य में बीजेपी ने अपना तय किया है, आज तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे। लेकिन क्या वो इस बार सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने करने की कोशिश की है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा से जगदीप सिंह सिंधु साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका तारुफ कराते हैं। जगदीप सिंह सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। सिंधु साहब, आज जो लिस्ट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, 111 कैंडिडेट के नाम आज सामने आ गए हैं। इसमें नए कई सारे नाम चौंकाने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि कंगना रनौत को भी इस बार जो है मौका दे दिया गया है। और इस लिस्ट में 111 उम्मीदवार जो बनाए गए हैं। अगर एक बार मैं यूपी की लिस्ट की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं बताऊंगा, और मेरे साथ जगदीप सिंह सिंधु साहब हरियाणा के बारे में, राजस्थान के बारे में बताएंगे। यहाँ बीजेपी ने सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया है, और मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, और हाथरस से अनूप वाल्मीकि, और बदायूं से दुर्विजय दुर्विजय सिंह साक्य, और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, और पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, और कानपुर से रमेश अवस्थी, और बाराबंकी से श्रीमती राज रानी रावत, और बहराइच से अरविंद गोड़ को टिकट दिया है। ये वो नाम है जो यूपी में यहाँ पर दिए गए हैं। और 111 नामों की लिस्ट है, जिसमें राजस्थान भी है, जिसमें गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और कई राज्य है इसमें शामिल, जो नाम इसमें दिए गए हैं। लेकिन इन नामों में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऐसे कई नाम जिनकी चर्चाएं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर की जा रही थी, पीलीभीत से वरुण गांधी को लेकर तमाम चर्चाएं की जा रही थी, उन नामों को जो है इस बार कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है। हालांकि अब इस सोशल इंजीनियरिंग की जो बात कर रही थी बीजेपी, और कहीं ना कहीं एक ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर इस बार कुछ ऐसे बड़े चेहरे जिनके नाम कटेंगे, वो नाम अब सामने आ गए हैं। सिंधु साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा उत्तर प्रदेश पे आप प्रकाश डालिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो एक नई सोशल इंजीनियरिंग कहीं बीजेपी ने कर दी। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? राहुल जी, मैं ये जानना देख के थोड़ा हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है उस उत्तर प्रदेश को, जिसको ये अब की बार 80 की 80 सीटें जीतना चाह रहे थे। तो आज की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में जिस तरह से परिवर्तन कुछ किए गए हैं, उनसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास उतना सशक्त नहीं है जितना वो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से जो चौंकाने वाले नाम या कुछ लोगों के परिवर्तन किए हैं, जैसे गाजियाबाद की सीट में परिवर्तन है, मेरठ की सीट में परिवर्तन है, और और भी कुछ सीटें हैं जिनमें परिवर्तन, पीलीभीत की सीट पे परिवर्तन है। और अगर हम बात करें तो ये एक आपके केंद्रीय मंत्री हैं गंगवार साहब, उनकी भी टिकट कट गई है। तो इस प्रकार कई तरह से अलग अलग जो समीकरण बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये वाकई कहीं ना कहीं एक तरह से अचरज पैदा करती है। बाकी तो अब जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेके बनाई होगी, या उसको इस सफलता के लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए ये परिवर्तन उनकी रणनीति के अनुसार कुछ आवश्यक कारक रहे होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो समानांतर तौर पे आज बासपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी उत्तर प्रदेश की लिस्ट जारी की है, जिसमें वहां भी एक थोड़ा अचंभे की बात यह है कि 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की है, उसमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से
बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। तो हम्म, ये कहीं न कहीं अलग-अलग समीकरणों को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति को, समीकरण को और एक संदेश को स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। जहाँ हम्म, तक आज की लिस्ट आई है, इसमें अगर हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में बड़ा अचरज ये है कि अभी कुछ ही समय पहले जो हरियाणा के एक विधायक सिरसा जिला से रणजीत सिंह चौटाला जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले, करीब आधा घंटा पहले यूँ कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हुए और उनकी इस लिस्ट में उनका नाम है, हिसार की हम्म, लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे। इसी प्रकार हम्म, से नवीन जिंदल जिन्होंने अभी कोई करीब घंटा डेढ़ घंटा पहले ही भारतीय जनता पार्टी जिनके बारे में जानकारी आई थी, खबर आई थी कि उन्होंने हम्म, कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उसमें हम्म, शामिल हुए हैं। तो उनका भी नाम कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पे लिस्ट में है। ये अ, वैसे तो कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला के बारे में ऐसा कोई आकलन यहाँ के स्थानीय स्तर पे नहीं था। खैर, हम्म, और हरियाणा की और भी सीटें जो हैं, अब उनमें 2 प्रत्याशी और हैं जिनमें हम्म, अरविंद शर्मा का शायद सोनीपत से टिकट कटा है, रमेश कौशिक का। रमेश कौशिक वो सांसद हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक सीडी वायरल हो रही थी, तो उनकी जगह हम्म, अब उन्होंने नए प्रत्याशी बाड़ोली मोहनलाल बाड़ोली को सोनीपत में उतारा है। अरविंद शर्मा वही अपनी पुरानी सीट रोहतक से लड़ेंगे, जिसके हम्म, सामने संभावित तौर पे दीपेंद्र हुड्डा को देखा जा रहा है। तो वो और उसके बाद हिमाचल में एक और अचरज की है बात, जो मंडी की सीट है, वो कंगना रनौत को दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम्म, और इसी प्रकार वेस्ट बंगाल में जो एक पूर्व जज, हाई कोर्ट के जज जो अभी हम्म, जो निवृत्त हुए, उनको भी हम्म, वहां टिकट मिला है। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी अब हर संभव कोशिश कर रही है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान में जिस प्रकार के समीकरण बनाकर अपने लक्ष्य को, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे ब्लॉक में अगर अपन हम्म, देखें, तो राजस्थान में 25 सीटें, हरियाणा में 35 सीटें हो जाती हैं। एक चंडीगढ़ हम्म, की हो गई, 36, 13 हो गई पंजाब की, हम्म, 49, और 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, हम्म, 53, और 6 सीटें हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये हम्म, 59 सीटों का एक ब्लॉक है। इस 59 हम्म, सीटों के ब्लॉक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने करीब 45 सीटें यहाँ से हासिल की थी, 47 शायद। अब हम्म, के भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ चुनौतियाँ खड़ी हैं। पिछली बार हम्म, जहाँ वो लहर थी, पुलवामा की लहर में, और हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से राजस्थान में पूरा स्वीप किया, हरियाणा में 25, 10 में से 10, राजस्थान में 25 में से 25, और हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4, चंडीगढ़ की 1 सीट, और जम्मू की 2 सीटें उन्होंने हासिल की, 2 पंजाब में हासिल की। तो इस प्रकार से देखा जाए, तो ये सारा ब्लॉक जो 59 सीटों का है, अब के यहाँ चुनौतियाँ हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, वहाँ चुनौतियाँ हैं। दिल्ली की जो सीटें हैं, 7 सीटें, वहाँ भी चुनौतियाँ हैं। तो हम्म, देखना होगा और दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी रणनीति में सफल हो पाती है। बाकी हम्म, तो चर्चाओं में अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, और हम्म, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने की बात है, क्योंकि जिस हम्म, प्रकार से महाराष्ट्र में अब मराठा अस्मिता का सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने खड़ा किया है, और जो एनसीपी का वहाँ अपना प्रचार है, वो भी एक अलग से चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है। तो कुल मिला के ये सारा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जिस तरह की जानकारियां पब्लिक डोमेन में आई हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी देखना होगा। इस चुनाव में ये कोई साधारण चुनाव नहीं होने जा रहा लोकसभा का, राहुल जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और सामान्य तौर पर जितने भी भारत के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो इस बात को लेके बहुत जिसको कह लें कि जिज्ञासु हैं कि अब के भारतीय जनता पार्टी अपना किस प्रकार का परिणाम हासिल कर पाती है। जी राहुल जी। किया जा रहा था और इसको लेकर कहा जा रहा था कि इस बार जो है कुछ बीजेपी अलग तरीके से जो लोग हैं नए लोगों को इस बार मौका देगी और कई जो दिग्गज इसमें कंगना रनौत का नाम इसमें शामिल है और यहाँ पर राम गोविल जो अरुण गोविल माफ कीजिए अरुण गोविल का नाम है इसमें जो रामायण में उनका किरदार था राम का और ये मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश पे मैं थोड़ा सा मेरठ। आपको मैं फोकस करना मेरठ। चाहूंगा क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ अरुण गोविल को लाने के पीछे एक ये भी बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर जिस तरह से पूर्वांचल में राम मंदिर बनने के बाद एक लहर वहां पर पूर्वांचल में बनाने की कोशिश की गई है वो लहर कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कम दिखाई दे रही थी तो अब अरुण गोविल को यहाँ पर लाकर ये कोशिश की गई है कि वो ही पूर्वांचल की तरह का अयोध्या की तरह का पूरा माहौल एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीट जो आती है इन पर बनाया जाए। जयंत चौधरी को भी यहाँ पर जब शामिल किया गया तो इसीलिए किया गया कि जो जाटों की नाराजगी कहीं उनको दूर हो और वो जो जाट वोट है एकमुश्त होकर उनके पास आए और कहीं ना कहीं अब ये यहाँ मेरठ में सांसद का जो टिकट कटा है क्योंकि वो बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार है और कहा जा रहा था कि अगर वो चुनाव फिर से लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो फिर से चुनाव एक बार जीत जाए लेकिन बात अब ऐसा लग रहा है कि जगदीप जी कि बीजेपी एक सीट से कई कई सीटों पर अब निशाना साधना चाहती है वार करना चाहती है क्योंकि अरुण गोविल को यहाँ पर लाकर हमें मुझे जो समझ आ रहा है यही आ रहा है कि यहाँ जी। पर एक तरह से माहौल को और भावनाओं को जो है दूसरे तरीके से बनाया जाए और वो कहीं ना कहीं उसका फायदा आने वाली जो अगली जो 14 सीट 13 सीट जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती है उन पर माहौल आपको लगता है कि राहुल क्या जी ये एक सोशल इंजीनियरिंग जो करने की कोशिश की है कहीं ये अरुण गोविल उसी का एक हिस्सा जी राहुल जी, ये निश्चित तौर पे उसी का एक हिस्सा है, उस रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कोशिश की और आप देखिए कि कितनी जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण करके वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई और वो एक इनका जो पुराना वायदा था उसको पूरा करना और जनता तक उस संदेश को, उस प्रचार को पहुंचाना, ये इनके लिए अति महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरह से इनको उम्मीद रही होगी कि ये धार्मिक जो भावनाएं हैं और ध्रुवीकरण है वो ज्यादा दूर तक जाए, लेकिन उसको देखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि जहां जहां इनको कुछ प्रभाव कम लग रहा है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में वैसे वैसे कुछ प्रतीकात्मक चेहरों को लाया जाए ताकि उसके प्रभाव को उतना ही सशक्त बना करके और अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए, जीत की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये निश्चित तौर पे उसी रणनीति का एक हिस्सा दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कई चीजें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में, हमेशा से उनका जो ध्यान है और वो अपने लक्ष्य की तरफ है और वो जीत की के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार से जीत हासिल करना रहता है। एक एक आखिरी एक सवाल मैं बस आपसे करूंगा फिर जो है बहुत जी। लंबा नहीं चाहता मैं कि मतलब बहुत क्योंकि बहुत सारा अभी समय भी ज्यादा हो चुका है मैं जी। समझना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि वरुण गांधी जो लगातार अग्निवीर योजना हो या किसानों का कोई मुद्दा हो 13 महीनों तक आंदोलन चला अजय अजय मिश्र टेनी के मामले को लेकर किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए उनके बयान इस तरह से दिखाई दिए कि वो कहीं ना कहीं सरकार की उन योजनाओं की मुखालफत कर रहे हैं उसका नतीजा मान रहे हैं कि यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट काटा है जी, बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र के सिद्धांतों की बहुत ज़ोर-शोर से वकालत करती रही है, लेकिन अपने भीतरी आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर ये
इस तरह से टिकट कटने सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि वरुण गांधी ने मुखर होके हमेशा जब भी ऐसे मुद्दे आए हैं उस पे अपनी राय व्यक्त की है, जो पार्टी लाइन के शायद करीब नहीं थी, उसके कहीं हुँ, उसके थोड़ा सा अलग पार्टी लाइन से हमेशा हुँ, चले हैं। तो बिल्कुल, और उसमें सरकार की नीतियों पे सवाल खड़े हुए, और तो उस तरह से अगर देखा जाए तो पार्टी में अनुशासन के नाम पे जिस प्रकार का एक नियंत्रण है, वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करता है, निश्चित तौर पे। हुँ, और वरुण गांधी का टिकट कट जाना शायद भारतीय जनता पार्टी में ये संकेत दे रहा है कि हुँ, वहाँ अगर आप कुछ भी अपनी राय रखते हैं जो हुँ, केंद्रीय नेतृत्व के से अलग है, तो शायद उसके लिए वहाँ स्थान नहीं होगा। बिल्कुल, ये ये बड़ा बड़ा ऐसा मैसेज लग बड़ा रहा मै है। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीप साहब, आप जुड़े और आपने तमाम हमारे दर्शकों को वो जानकारी दी और इन टिकटों के क्या मायने हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों को समझाओ। लेकिन यहाँ वरुण गांधी का टिकट काट कर जैसे जगदीप सिंधु साहब कह रहे थे कि सीधा मैसेज पार्टी ने दे दिया है कि अगर पार्टी लाइन से अलग आप हटोगे तो आपको जो है किनारे कर दिया जाएगा। भले ही आप कितने कद्दावर नेता हो, आपकी भले ही कोई पहचान अपने क्षेत्र में हो, अपने इलाके में हो या फिर आप अपने आप को कितने बड़े राजनेता समझते हो। लेकिन सीधे ये मैसेज वरुण गांधी को लेकर अभी अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का नंबर अभी आना बाकी है। उसको लेकर अभी कहीं न कहीं सवाल अभी बने हुए हैं कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर जब बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम घोषित करेगी, उसमें आखिर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट होगा या कट जाएगा? इस पर भी अभी सवाल है। लेकिन यहाँ वरुण गांधी को लेकर साफ तौर पर संकेत दे दिया है और गाजियाबाद की सीट की बात कर ले, मेरठ की सीट की बात कर ले, उन दिग्गजों की बात कर ले जो इस बार अब टिकट से वंचित रह गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।